हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 16 एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 14-15 में बहुत लेंथी है, बट फिर भी इसको ट्राई करते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने की। आर्टिकल 16 बात किसकी करता है, पहले बात करते हैं। वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब कि कहता है कि हमें इक्वालिटी प्रदान करेगा। हमारा आर्टिकल 16 में बताया गया है कि आर्टिकल 16 बात करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ में इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार। रोज़गार किसी भी तरीके का हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, या थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगी ना, उसमें इक्वालिटी होगी। ये बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 बात करता है गारंटीज ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। बात करता है कि ये हमारे सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 16 क्लॉज ये बात करता है कि हर सिटीजन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट निकाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट निकाल रही है, एग्जांपल देता हूँ, तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पोस्ट में अप्लाई करने की। ये नहीं है कि पर्टिकुलर कास्ट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या पर्टिकुलर सेक्स को अपॉर्चुनिटी देगी। मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब आगे बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेट में ले डाउन क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस। बात करता है कि आर्टिकल 16(1) बात करता है कि जैसे कि इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा हमारे सिटीजन, जितने भी सिटीजन होंगे उनमें इक्वालिटी होगी। वो इक्वल तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट सबको इक्वल नहीं, मतलब कि क्या ना, उनमें मतलब कि वो सारे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। बाकी पास होना, उसमें उनकी जॉब लगना, तो ये बात की बात है ना। मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, उनको अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी, ये उसकी बात करता है। बात करता है कि स्टेट के पास पूरी पावर है, स्टेट को रोक नहीं सकता आर्टिकल की। वो क्वालिफिकेशंस कंडीशंस रखेगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होएगी, कितनी वैकेंसीज होंगी और कितनी उनमें कितने आपके मार्क्स चाहिए होंगे, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, क्या उसके प्रोविजंस होंगे। ये पूरा उस पर डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि वो कितनी उस पर लिए प्रोसीजर क्या रखता है, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या रखता है। तो ये अप टू स्टेट है, तो इस पर आपको स्टेट को रोक नहीं सकते। ये बात करता है कि जो स्टेट जब ये रूल्स रेगुलेशंस बना रहा होगा ना किसी पोस्ट के लिए, मतलब कि कोई जॉब निकालता है, तो वो रखता है, क्राइटेरिया रखता है कि ग्रेजुएशन, सोचो कि उसने ग्रेजुएशन रखा, तो वो फेयर होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। मतलब कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, ये कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लास 2। आर्टिकल 16 क्लास 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लास 2 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा। बात करते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 15 में बात किया था कि हम इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसमें हमने 5 बताए थे आपको, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसमें हमने 5 क्राइटेरिया बताए थे कि उन बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसमें वो 7 ग्राउंड्स बताता है कि इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब कि इस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट में। जैसे कि बात करता है, मतलब कि पॉइंट पॉइंट लैंग्वेज पढ़े तो कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, वर्ड ध्यान रखना, इसमें लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। मतलब इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि अगर किसी भी स्टेट में अगर पोस्ट निकाली, अगर किसी भी स्टेट ने पोस्ट निकाली, तो वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्स के लिए नहीं निकालेगा, पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं निकालेगा, पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं निकालेगा। तो इन बेसिस पे या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन जहाँ का बर्थ हुआ है उनके लिए नहीं निकालेगा। इस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो वो इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें बात करी है कि इसमें वर्ड ऑनली वर्ड यूज़ का किया गया है। ऑनली वर्ड का मतलब है कि इन बेसिस पे, इन जो 7 पॉइंट बात करी मैंने, जो रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस,
इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट को लेके, बाकी रूल्स में कर सकते हैं पर इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का, क्लॉज 2 का। ये इन दोनों क्लॉसेस का एक्सेप्शन है। इसमें बात करता है कि सिंपल वर्ड्स में इसकी लैंग्वेज छोड़ दी जाए तो बात करता है कि पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, प्रोविजंस बना सकती है कोई एक सोसाइटी के पीपल्स के लिए। फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी स्टेट है उसमें तो कुछ ऐसे पर्सन तो होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे वो कि सोशली बैकवर्ड होंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, उनके लिए पार्लियामेंट को कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर वो स्पेशल प्रोविज़न बनाएगा पार्लियामेंट कि हम इन कास्ट ऑफ इन क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो यही आर्टिकल 16(1) में बात करी कि इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, 16(2) में बात करी कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन बेसिस में, पर आर्टिकल 16(3) में बात करी कि पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। पार्लियामेंट किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वो ऑब्वियसली कि जो सोसाइटी में मतलब कि जो वीकर सेक्शन है, मतलब कि जो इतने फ्लरिश नहीं हो पा रहे हैं, उनको इक्वल लाने के लिए वो स्पेशल जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर सकती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये इन सब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है और ये सबसे लेंथी भी है, पर इसको हम जितना सिंपल हो सके ना उस वर्डिंग में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और आप एग्ज़ाम में आएगा तो यही पॉइंट और यही केस लॉस लिखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होएगा। पहले तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट तो है पर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। उसने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसमें बात करी है कि जैसे 16(1) में इक्वालिटी की बात करता है, 16(2) में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, 16(3) में पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो लॉज बना सकता है पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए। अब 16(4) की बात करता है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि कुछ जैसे कि कोई जॉब्स की 50 पोस्ट निकली हैं तो स्टेट के पास पूरी पावर है कि उसमें से वो 20 या 30 या जितनी भी स्टेट चाहेगा वो रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस के पीपल के लिए। अब बात करिए कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल क्या होते हैं। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल इंक्लूड्स एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कहा गया है बैकवर्ड क्लास। अब ये बात करता है कि आर्टिकल 16 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1). ये एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16(1) का, बट ये इनेबलिंग प्रोविज़न है। कहने का मतलब है कि स्टेट के पास पावर है कि वो बैकवर्ड क्लास के पीपल्स के लिए रिजर्वेशन रख सकता है, बट इज़ नॉट मैंडेटरी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, पर मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है कि रखेगा ही रखेगा। वो अपने स्टेट, कोई भी स्टेट अपने जो बैकवर्ड क्लास पीपल है उनके लिए रिजर्वेशन रखनी है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ रख सकता है। इनेबलिंग प्रोविज़न है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4। और इसमें मैं अब बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की जो कि एग्जाम में आएंगे तो आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आपको आर्टिकल 16 पूछा जाता है तो ये 16(4) के अंदर ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब कि बेसिस है, स्कोप है कि आर्टिकल 16 क्या कहता है और 16(4) क्या कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस। इस केस में बात करी थी कि इस केस में सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। इस केस में बात करी थी कि हम किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को ये नहीं कहेंगे कि ये बैकवर्ड क्लास है, मतलब कि सिर्फ एक चीज़ को देख के हम ये नहीं करेंगे कि ये बैकवर्ड क्लास है तो इसके लिए रिजर्वेशन रख दो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कुछ पर्सन्स होते बैकवर्ड क्लास किसके हैं, पर कास्ट उनकी बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, मतलब कास्ट उनकी छोटी होती है, पर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, एजुकेशनली भी उनमें अच्छे होते हैं, तो उनको बैकवर्ड क्लास में लाने की बात नहीं करी है। इसमें बात करी, उसने कहा है कि सारे क्राइटेरिया देखे जाएंगे। बैकवर्ड क्लास पीपल उनको कहा गया जाएगा, सारे क्राइटेरिया देखेंगे कि वो एजुकेशनली कितने पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, सोशली कितने सोसाइटी में कैसे हैं वो, इन सबको मैटर्स को देखा जाएगा। तो उस पर बेसिस पे डिसाइड हुआ जाएगा कि बैकवर्ड क्लासेस किन को कहा जाएगा। ये कहा गया है इस केस में बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। अगले केस की बात करते हैं देवादासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल केस। इस केस में
बात करी थी, इसको कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या कहते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि जैसे कि इस साल रिजर्वेशन रखी है स्टेट की, ऐसे सोचो कि इस साल रिजर्वेशन समझो कि 1920 चल रहा है, इस साल रिजर्वेशन रखी है 15%, इस बार रिजर्वेशन सीट फुल नहीं हो पाई, 10% रिजर्वेशन फुल हो पाई, तो 5 साल अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती थी। अगले साल भी 5% वो नहीं हुई, तो अगले साल से कैरी फॉरवर्ड होते 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 क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, 50 सीट थी, 50 में से 40 सीट तो रिजर्वेशन में चलेगी, मतलब कि 40 सीट रिजर्वेशन को, 80 सीट को चलेगी, 10% सिर्फ जनरल को गई। तो फिर ये बात करी गई, कोर्ट ने कहा कि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड ठहरा दिया गया इस मतलब कि इस केस में, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं, ये बात चल रही है, पहले आप ये केस लिखना बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस, उसके बाद देवदासन का केस लिखना, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस की बारी आती है मंडल कमीशन केस, जिसको हम इंदिरा शाहनी केस भी बोलते हैं। मंडल कमीशन केस और इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें बात करेंगे। मंडल कमीशन केस है ये, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बड़े सारे पॉइंट क्लेरिफाई हुए थे कि अगर रिजर्वेशन देनी है बैकवर्ड क्लास को तो कितनी रिजर्वेशन देनी है, क्या कैरी फॉरवर्ड रूल इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब के बीच में बात करी जाए तो, और बैकवर्ड क्लास किस बेसिस में हम कहेंगे कि बैकवर्ड क्लास, तो इन सब के बीच में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, ब्रीफ में बात करूँगा, क्योंकि ये केस बहुत लंबा है और मेरे को नहीं लगता कितना बेनिफिशियल है पढ़ना। अगर आप इसमें की पॉइंट्स भी पेपर में लिख दोगे ना तो एनफ है आपके लिए। इसमें बात करी थी कि हम एक जो पीछे बोला ना उसको सब भूल जाओ, इसमें केस में जो उल्टा ही बोल दिया वो सब कुछ। इस केस में बोला गया है कि हम किसी भी कास्ट को बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हैं। जैसे कि समझो कि कोई पर्सन किसी कास्ट का बिलोंग करता है तो हम उसको बोलेंगे, कास्ट से पहचान सकते हैं। पहले हमने बोला ना कि किसी पर्सन को बैकवर्ड क्लास तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसके सारे कंडीशन को, क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे। पर इसमें बोला है कि हम कि अगर किसी वो कास्ट को हम बैकवर्ड डिक्लेयर करेंगे तो वो हर हाल में बैकवर्ड ही होगी। हाँ, कास्ट के बेसिस में हम किसी को बैकवर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं, पहली बात जो ये कहता है। और बात करता है ये जो कि कैरी फॉरवर्ड केसेस था, उसने कहा गया था कि जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा कि देवदासन वर्सेस केस में पढ़ा, उसमें पढ़ा कि अगर आप रिजर्वेशन, उसमें बात करी देवदासन केस में कहती कि अगर रिजर्वेशन आप अगर 50% से लिमिट एक्सीड कीजिएगी, अगर आप 50% से उसमें आप रिजर्वेशन ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें बात करी देवदासन वर्सेस केस में बात करी थी कि अगर रिजर्वेशन आप 50% से एक्सीड करेगी लिमिट तो वो रिजर्वेशन इनवैलिड होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। पर इस केस में मंडल कमीशन के केस में कहा आप रिजर्वेशन 50% तो रखेंगे, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप रिजर्वेशन 50% से ऊपर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक नागालैंड की बात करें तो उसमें इतने इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन 50% से ऊपर लेके जा सकते हैं। एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये बात कर रहा था कि रिजर्वेशन आगे हो सकती है। और उसने कहा था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर देना। अब क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर वो होती है जैसे कि हम किसी भी पर्सन को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। मेन पर्पस क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का? कि उन पर्सन को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी में अपलिफ्ट करना। अगर वो अपलिफ्ट हो गए तो उस क्रीमी लेयर को, उसको क्रीमी लेयर कहेंगे, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उसको आप रिजर्वेशन में नहीं भी रख सकते हो। ये वो बात करता है। और मंडल कमीशन में इतना ही कहा था। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अमेंडमेंट आ गई। उसमें बात आ गई 77 अमेंडमेंट की बात करते हैं। 1995 में अमेंडमेंट आई, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आर्टिकल 16 क्लास 4A। आर्टिकल 16 क्लास 4A 77 अमेंडमेंट्स 1995 से आई। उसमें बात करी, पहले हम बात कर रहे थे ना कि रिजर्वेशन होगी सिर्फ जॉब में, बट अब इसमें बात करी है कि रिजर्वेशन होएगी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकती है। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर पर्सन को हम रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं इक्वालिटी की बात नहीं आएगी इसमें आएगी कि आप बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर तो कर ही रहे थे, पर रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन में भी उनके लिए रिजर्वेशन होगी। अब बात करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, जो कि आया था आफ्टर 81st अमेंडमेंट 2000 में, जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ 50% सीलिंग क्राइटेरिया। बात जैसे हमने पहले बात करी थी
कि 50% रिजर्वेशन होएगी अगर हमारी, तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में कर सकते हैं 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन, नहीं तो नहीं कर सकते। बट इस जो ये 81 अमेंडमेंट से 2000 की अमेंडमेंट आई, उन्होंने ये ख़त्म ही कर दिया। बोलते हैं रिजर्वेशन कितनी भी कर सकते हैं, ये बेस कर देगा जैसे रिजर्वेशन नहीं कर सकते, मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल को इन्होंने रिजर्व कर दिया है। ऐसे कि इस साल रिजर्वेशन कैटेगरी जो रिजर्व टू सिटी है वो फिल नहीं की गई, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करी जाएंगी, फिर नेक्स्ट के लिए ऐसे कैरी फॉरवर्ड रूल को इन्होंने अलाउ कर दिया आर्टिकल 16 क्लास 4B में। और ये थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ये इतना भी लिखो जितना मैंने बोला ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब अच्छे से लिखना, अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं बस पर इतना सफिशिएंट है। आर्टिकल 16 क्लास 5 बात करता है ऑफिसेस अंडर रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसमें बात करता है कि अगर आप ये किसी कोई रिलीजियस ऑफिस में किसी को अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर, जैसे कि आप टेम्पल में अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी ऑफिस में किसी पर्सन की, तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करके हिंदू को ही अपॉइंट कर सकते हो। अगर इसमें कोई ऐसे ये नहीं बोलेगा कि ये पर्सन ये क्रिश्चियन था तो इसको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया, तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में ये पूरी छूट दी गई है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट्स को, इसमें छूट दी गई है। तो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।